तो आप अगर देशों की संख्या के हिसाब से नंबर देंगे तो 0 नंबर देंगे। जिस तरीके से वो हिंदू मुसलमान लड़ा करके चुनाव जीतना चाहते हैं, तब तक वो किसी और की चिंता नहीं करते। देखिए, वही इस सरकार में ये कमाल की बात है कि किसी का इकबाल ही नहीं बचा है। इस तरह अलायंस पार्टनर्स के खिलाफ ही सरकार साजिश करती है, वो भी दिखाता है। 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज उत्तर प्रदेश जहां खड़ा है। इन दिनों नए डीजीपी की अभी पोस्टिंग हुई है, लेकिन डीजीपी को लेकर के सियासत बहुत तेज है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर व पूर्व मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, सर, आप लोग लगातार सवाल उठाते रहे डीजीपी की पोस्टिंग को लेकर के, अभी क्या चुनौती मान रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा न्याय देखने को मिलेगा? देखिए, चुनौती और उम्मीद दोनों है। चुनौती इस बात की है कि कहीं ना कहीं लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में जो सरकार की स्वयं की लेट डाउन प्रक्रिया है, उसके तहत जो रेगुलराइजेशन की प्रोसेस होनी चाहिए, डीजीपी की सिलेक्शन की प्रोसेस होनी चाहिए, वो पता नहीं क्या बात है कि उत्तर प्रदेश में कभी पूरी ही नहीं हो पाती है। जब से सरकार बनी है, इनको शायद ही कभी कोई रेगुलर डीजीपी मिला हो। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यह है, जब आदमी इरेगुलर तरीके से अपॉइंट होता है तो वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं शासन के, प्रशासन के इतने ज्यादा दबाव में होता है कि जो सही और जो गलत जो भी कहा जाता है, उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर वो प्रेशर बना रहता है। हम लोग ये चाहते हैं प्रक्रिया का, वरना आप डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन, पता नहीं कितने इंजनों की सरकार आज 20 साल से चला रहे हैं। 8 साल उत्तर प्रदेश में हो गया, 10-12 साल दिल्ली में हो रहा है। 20 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी को अगर एक स्थायी डीजी नहीं मिल पा रहा है, उसकी प्रक्रिया बदल दीजिए। वो तो आपके हाथ में, यहां भी आपके हाथ में, वहां भी आपके हाथ में। कम से कम ये जो प्रक्रिया वाला सवाल है वो समाप्त हो जाए। ये तो हो गया चुनौती वाली बात। उनके ऊपर प्रेशर रहता है, उनकी टेन्योर का फिक्सेशन नहीं होता, उस चीजों से आदमी प्रभावित होता है। उम्मीद आज उत्तर प्रदेश को यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश क्राइम का अड्डा बन गया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हो, चाहे हाई कोर्ट्स के लेवल पे हो, चाहे ह्यूमन राइट्स कमीशन के लेवल पर हो, जितनी नोटिसेस जारी हुए हैं, जिस लेवल पे हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन की अत्याचार सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से फर्जी एफआईआर सामने आ रहे हैं, आपने देखा जिस तरीके से कई एनकाउंटर्स पे सवाल उठे, कई एनकाउंटर्स पे कोर्ट के आदेश से मुकदमे उल्टे हुए, आपने देखा किस तरीके से लोगों के बयान बाद में आए, कभी किसी के पैर में गोली मार देते हैं, कभी किसी को कुछ कर देते हैं। तो वो प्रक्रिया पुलिस की पूरी तरीके से, मुझे उम्मीद है कि नए डीजीपी के अंदर बंद होगी। कानून का राज दोबारा से, ये नहीं कि कौन क्या कह रहा है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये होना चाहिए कि कानून में क्या रखा है, देश की पद्धति क्या है, देश का तरीका क्या है। और पुलिस की कामयाबी इसमें है कि अप्रीहेंड हो क्रिमिनल, कोर्ट में प्रस्तुत हो, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन फाइल हो। डीजी लेवल का एक अफसर प्रोसिक्यूशन का भी इंचार्ज होता है, जिसमें सरकार करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करती है, उसके प्रोसिक्यूट कराए, कोर्ट में आप ले जाए, सजा दिलाए। वो उस तरीके का पालन होगा। नए डीजीपी के लिए एक ये अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश ये उम्मीद करता है कि जो पुलिस का अत्याचार है, जो पुलिस का अन्याय है, जिस तरीके से भी आपने देखा कि कहीं पुलिस खुद कट्टा इकट्ठा कर रही है लोगों को फंसाने के लिए, तो ये चीज खत्म होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश विपक्ष आज ये मांग करता है, और सरकार के दबाव में गलत काम ना हो, ये हम जरूर चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से इनकाउंटर को एक नए नाम दिए गए, हाफ इनकाउंटर एंड फुल इनकाउंटर, क्या लगता है कि इस इनकाउंटर को और ये पद्धति और आगे बढ़ाई जाएगी? क्योंकि अब लोगों में आदत सी बन गई है पुलिसिया अंदाज में इनकाउंटर करने की। आपने देखा पुलिस वाले जब किसी के घर जाते हैं तो धमकी देते हैं, तुम्हारा घर गिरा दूंगा या इनकाउंटर कर दूंगा। ऐसे कितने वीडियो वायरल हुए। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ, पुलिस का किसी को घर जाके धमका रहे थे कि जिंदगी खराब कर दूंगा। पुलिस के सीनियर अफसरों की भाषा ऐसी हो गई है। तो ये बहुत ही गलत है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के हर कानून के खिलाफ है, देश के कानून की लेटर, स्पिरिट, वर्ड सबके खिलाफ है। तो निश्चित रूप से हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर, ह्यूमन राइट्स कमीशन के जितने नोटिस आए हुए हैं, जितने आपके यहां हवालात में मौतें हो रही हैं, ये अपने आप में शर्मनाक है। पुलिस को इसका शर्म होनी चाहिए, पुलिस को इस बात का वो उठाना चाहिए कि भाई हमारे अंदर ऐसी कौन सी बात है, हम क्राइम नहीं कंट्रोल कर पा रहे, हम आदमी को अरेस्ट नहीं कर पा रहे, जो होता है वो हमें मिलता है, जिसको हम पकड़ते हैं वो हमसे छुड़ा के भागने लगता है और हमें एनकाउंटर करने की जरूरत पड़ जाती है। एनकाउंटर तभी तो करती है पुलिस। आपके क्या लोग ट्रेंड नहीं हैं, लोग स्किल्ड नहीं हैं, उनको कंटेनमेंट के तरीके नहीं है, हमारे पास हथकड़ियां नहीं है, रस्सियां नहीं है, जो भी पुलिस का तरीका होता है वो अगर है तो कैसे वो भागने लगता है, कैसे आपसे छूट जाता है, और फिर आप उसको दौड़ा करके मार लेते हो, और पता चला हर बार आप पैर में गोली मार लेते हो, एक ही जगह लगती है, एक ही जैसे लोगों को सारे वीडियोस आपने देखे हैं उसके। तो वो चीज निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा, पुलिस का काम किसी के भी दबाव में, चाहे हमारी सरकार हो चाहे आज की सरकार हो, कोई भी हो,
किसी के भी सरकार के दबाव में आकर के फर्जी एनकाउंटर करना या गलत एनकाउंटर करना या ऐसे एनकाउंटर करना जिस पे सवाल उठते हों जनता की नजरों में, कानून की नजरों में, वो गलत है। हम चाहते हैं कि वो प्रक्रिया अगर आज तक थी तो अब बंद होगी। सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा चुका है, हाई कोर्ट भी सवाल उठा चुका है, कमीशंस भी सवाल उठा चुके हैं। वो चीजें बंद होंगी और एक नए सिरे से एक नई प्रक्रिया शुरू होगी। ये ऐसा उत्तर प्रदेश उम्मीद करता है। अगला सवाल मेरा ये कि हायर एजुकेशन के आप खुद मिनिस्टर रहे हैं, या वर्तमान में अगर देखा जाए तो क्या हालात हायर एजुकेशन के देखते हैं और रोजगार के किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे लगता है आज की तारीख में हायर एजुकेशन सबसे बड़ा फेल्योर सरकार का है। हायर एजुकेशन में सब जो प्रोसेस है, जो स्ट्रक्चर है हायर एजुकेशन का, वो ये है कि जब आप किसी एक स्किल में स्पेशलाइज करना चाहें, किसी एक स्किल को आप लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने अपने करियर का एक रास्ता चुना है और उस स्किल को और परिपक्व होना चाहते हैं, मैच्योर होना चाहते हैं, तो हायर एजुकेशन जाना चाहिए। उसके लिए बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है कि जो भी टीचर्स हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग उस लेवल पे हो, उनकी काबिलियत उस लेवल पे हो, उनकी अपनी पढ़ाई लिखाई इस लेवल की हो, उनकी सिलेक्शन प्रोसेस उस लेवल पे हो, उनकी वीडिंग आउट भी उस लेवल पे हो। अगर मान लीजिए कोई चीज नहीं है, कोई अच्छा नहीं है और किसी वजह से कहीं पहुंच गया है, तो हमको और आपको उसको उस लेवल पे ट्रेन करना होगा कि बच्चों को जब वो पढ़ाए तो सच में उनकी शिक्षा में इजाफा हो सके, उनके स्किल सेट में इजाफा हो सके, उनकी जो कैपेबिलिटी सेट्स हैं वो इजाफा हो सके। और आज की तारीख में डायनामिक कैपेबिलिटीज पे हमको ध्यान देना होगा, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से बदल रही है। जिस हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, कहीं वो डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब न बन जाए हमारे नौजवानों के लिए, इस देश के लिए, व्यवस्था के लिए, पॉलिसी के लिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हम उनको स्किल नहीं करेंगे, ट्रेन नहीं करेंगे, अगर हम उनको सिखाएंगे नहीं, एजुकेशन पे फोकस नहीं करेंगे, तो उनको कल को जॉब नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट से बाहर रह जाएंगे वो। और जब एम्प्लॉयमेंट से बाहर रह जाएंगे, भाई एक परिवार, एक बच्चा, 2 बच्चे तो हो सकते हैं, लेकिन जब आप पॉलिसी लेवल पे देखते हो, जब आप देश के लेवल पे देखते हो और करोड़ों लोगों की अगर वो संख्या हो गई, तो देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती वो होगी हमारे सामने कि हम उनका करें क्या। तो हायर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पहले आपको जो इनपुट साइड है हमारा, वो चाहे हमारी लैब्स हैं कि नहीं, हमारी क्लासेस हैं कि नहीं, हमारा प्रोक्योरमेंट है कि नहीं, हमारी बुक्स उस लेवल पे हैं कि नहीं, बुक्स पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही, पढ़ाए जा रहे हैं कि नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, और एग्जाम्स की सैंक्टिटी। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो एग्जाम्स की सैंक्टिटी। एग्जाम्स में पेपर लीक, यहां तो मुझे नहीं लगता कोई भी कंपटीशन इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कराया है जिसमें पेपर लीक ना हुआ। सारे पेपर लीक हो जाते हैं, तो वो तो कंपटीशन की बात हो गई। लेकिन लोग ये कहते हैं कि हायर एजुकेशन में भी यही हाल है। आपने तो आरोप भी लगाया, आपके नेता ने आरोप लगाया कि अगर एक एग्जाम में पेपर और लीक होता है तो सिल्वर जुबली तो क्वार्टर सेंचुरी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, वो उसके डॉक्यूमेंटेशन है, लिस्ट है। तो मीडिया ने लगातार उस पर सवाल उठाए। तो आप जो सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन है हायर एजुकेशन सेक्टर में भी, ये ना हो, लोग सुनने में ऐसा आता है, लोग कहते हैं कि भाई आप जाइए फॉर्म भर दीजिए, क्लास जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ फीस दे दीजिए और आपको व्यवस्था हो जाएगी। तो उस व्यवस्था के मैं खिलाफ हूं। वो व्यवस्था रुकनी चाहिए, हमको टोकनी चाहिए। और मैं उन कॉलेजेस और उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप अगर सच में पढ़ाएंगे, सच में शिक्षा देंगे, ठीक से देंगे, एग्जाम ठीक से लेंगे, उसकी सैंक्टिटी होगी, तो बच्चा अपने आप आपके पास आएगा। आपको इस तरीके के एडमिशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सिर्फ फीस जमा कर दो और इम्तिहान दे देना, और आपका इज्जत और सम्मान भी बढ़ेगा। पैसा जो आप चाहते हैं वो तो शायद वैसे ही आ जाएगा, वो दोनों तरफ से आ जाएगा। कल 2 जून था और जिन शिक्षा मित्रों को 3500 से आप लोगों ने 35,000 की स्केल में पहुंचाया था, कल वो 2 जून की रोटी के लिए 10,000 में रो रहे हैं कि 10,000 से परिवार नहीं चलता, और प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रयागराज में आज 6वां से 7वां दिन हो रहा है, वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी सिर्फ उनके ही नहीं, उनके साथ तो हर तरीके से खड़े हैं। ऐसे जितने भी लोग आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया था, जिनकी नौकरी रेगुलराइज करने के काम किया था, जिनको वादा किया था, कमिटमेंट थे हमारे, उन सबको भी जिनको इन्होंने पलटने का काम किया, समाजवादी पार्टी उन सबके साथ है। उनको जो उनका संघर्ष है, उनके संघर्ष में साथ है। बिल्कुल अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको ठीक करना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है 2027 में, निश्चित रूप से उनका रेजोल्यूशन निकाला जाएगा। उनको जो भी व्यवस्था करनी है सरकार को, चाहे अलग से बजट देने की व्यवस्था हो, चाहे हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री से जिद करके हम लोगों को उनकी उम्र बढ़वाने की जरूरत पड़ेगी, जो भी करवाने की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो पुलिस की भर्ती में हो, चाहे टीचर की भर्ती में हो, चाहे आंगनबाड़ी में हो, चाहे शिक्षा मित्रों में हो, चाहे किसी भी, बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूं उसमें। उन सब के लिए जो भी एक न्यायोचित
और संवेदनशील सरकार का जो बर्ताव होना चाहिए वो समाजवादी पार्टी करेगी। आप आज जो लाठी डंडे खा रहे हैं उन लोगों को बस इतना मन बना लेना चाहिए कि आने वाले वक्त में 2027 में लोगों को प्रेरित करना है, समाजवादी सरकार बनानी है, सॉल्यूशन सरकार निकालेगी। एक अगला सवाल मेरा कि बलिया के पीडब्ल्यूडी से लेकर के लखनऊ के मुख्यालय तक पीडब्ल्यूडी में तमाम भ्रष्टाचार हो रहे हैं, मंत्री पत्र लिख रहे हैं, विधायक लिख रहे हैं, यहाँ तक कि विपक्ष के लोग भी लिख रहे हैं, लेकिन उस अधिकारी पर अब तक कार्रवाई नहीं। विभाग मुख्यमंत्री के पास है और अधिकारी ये साबित करने में लगे हैं कि मंत्री विधायक भी झूठे हैं। देखिए, वही इस सरकार में ये कमाल की बात है कि किसी का इकबाल ही नहीं बचा है। किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मुझे कहते हुए दुख है इस बात का, क्योंकि डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को सबसे ऊपर रखा गया। एमएलए का प्रोटोकॉल, जो इलेक्टेड आदमी है, जिसको एक आदमी को 5 लाख 6 लाख आदमी चुन करके भेज रहा है, अलग अलग सीटों की अलग अलग गणित है, उसका प्रोटोकॉल जो बाय डेफिनेशन है वो इवन चीफ सेक्रेटरी के ऊपर रखा गया। तो उसका जब वो कोई बात कहता है तो वो अपनी सिफारिश हार्डली कोई करता। मुझे नहीं लगता 99.5% केसेस में, 9% केसेस में कोई आदमी विधायक या मंत्री या सांसद अपने लिए सिफारिश करता है। जो आता है उसको, क्योंकि जनता का आदमी है, लोगों से मिलता है रोज, कोई भी ठीक ठाक आदमी है 100-200 आदमी से जरूर मिल रहा होगा, उनके लिए सिफारिश करता है। और उसकी बात अगर न सुनी जाए तो आप समझिए जनता की बात नहीं सुनी जा रही। तो अगर किसी पे कोई इल्जाम लगा रहा है और कोई संवैधानिक पद पे बैठा आदमी इल्जाम लगा रहा है तो निश्चित रूप से उसकी जांच कराने में क्या दिक्कत है? आप जांच कराइए, उसके खिलाफ अगर तथ्य पाए जाते हैं तो कार्रवाई करिए, नहीं पाए जाते हैं तो उसको आप क्लीन चिट दे दीजिए कि भाई आपकी इंफॉर्मेशन गलत थी। जिसने इल्जाम लगाएगा वो भी मान जाएगा हाँ भाई मेरी इंफॉर्मेशन गलत होगी। उसने कोई डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर सबमिट किया तो बात अलग होगी कि भाई ठीक है ये तथ्य हैं, तब तो तुरंत ही कार्रवाई हो जानी चाहिए। कम से कम अफसर को इमीडिएटली हटा देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए, जो भी सरकार करना चाहे। लेकिन अगर नहीं है तो उसकी जांच हो जाए उस मुद्दे की, और उसके बाद फिर उस पर कार्रवाई, अगर तथ्य पाए जाते हैं तो कार्रवाई हो जाए। लेकिन सरकार में ये नहीं हो रहा है। और जब ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हो या सीनियर लोगों के पास हो तो ये सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं हर लेवल पे नजरअंदाजगी है। लोगों को इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ रहा। उनको पता है कि काम हम करें चाहे ना करें, जनता का विकास करें चाहे ना करें, सड़क बने चाहे ना बने, करप्शन के इल्ज़ाम लगें चाहे ना लगें, हमें एजुकेशन हम दें चाहे ना दें, पानी मिले चाहे ना मिले, सुरक्षा मिले चाहे ना मिले, स्वास्थ्य मिले चाहे ना मिले, सिंचाई मिले चाहे ना मिले, लोग जिए चाहे जैसे भी रहें, लेकिन जब तक हमारा फॉर्मूला चुनाव का चल रहा है, जिस तरीके से वो हिंदू मुसलमान लड़ा करके चुनाव जीतना चाहते हैं, तब तक वो किसी और की चिंता नहीं करते। तो ये जनता को तय करना होगा कि आप चुनाव के मुद्दे क्या बनाना चाहते हैं। चुनाव के मुद्दे अगर हम और आप धर्म और जाति को रखेंगे तो नहीं काम चलेगा। समाज को, सुरक्षा को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, सिंचाई को, बेरोजगारी को, रोजगार को, व्यापार को, कारोबार को, इनको मुद्दा बनाना पड़ेगा, तब देश बदलेगा। और देश जब आगे बढ़ेगा तभी आज की तारीख में 160 लोग देश में ऐसे हैं जिनके पास देश की 50% से ज्यादा की संपत्ति है। 0.003-0.004% लोग हैं वो। तो हम जब तक उन 160 के दम पे कहते रहेंगे हमारी जीडीपी बढ़ रही है, तब तक उनसे कुछ नहीं होना। अगला मेरा सवाल ये कि मऊ सीट अभी खाली हुई है, लेकिन मऊ सीट में अब्बास अंसारी के ऊपर खिलाफ जिस तरीके से फैसला आया, फैसले के बाद जो जल्दबाजी विधानसभा प्रशासन ने दिखाई, जबकि वो सुभाषपा के विधायक हैं, तो क्या इसे चूक माना जाए सरकार की, या जल्दबाजी में, क्योंकि उनके गठबंधन के साथी की ही असेंबल से वो अंसारी साहब लड़े हुए? अब ये तो जो गठबंधन के साथी हैं उनको समझने की जरूरत है कि अवकाश के दिन, छुट्टी के दिन ऑफिस खोल करके, जब जल्दी में बुला करके अपने जो साथ के उनके अलायंस के पार्टनर हैं उनके एक चुने हुए विधायक के खिलाफ उसका आदेश में कोर्ट के, जिसमें कोर्ट ने ही अपील की परमिशन दे रखी है, कोर्ट ने अलाउ कर रखा है कि आप अपील में जा सकते हैं, उसके खिलाफ अगर जाकर के सरकारी व्यवस्था ने निर्णय लिया है और आदेश जारी किया है तो निश्चित रूप से ये न सिर्फ उस व्यक्ति के लिए, न सिर्फ उस सीट के लिए, बल्कि उस पूरे जो उनका कोalition है और जो वो पार्टनर है जिस पार्टी से वो हैं, उनके लिए भी एक बड़ा संदेश मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि हमारे यहाँ आपकी हैसियत यही है, यही सच्चाई है, इसको मान ले, समझ ले लोग। और ये सिर्फ उसके लिए नहीं है। मैंने आपको कहा ना, जो समाजवादी पार्टी हम लोग बहुत टाइम से कह रहे हैं, अगर यही जो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, जो आदेश हुआ, अगर वो पीडीए का विधायक ना होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना होती। ये तो है पूरी की पूरी सरकार ही पीडीए के खिलाफ है, पूरी तरीके से चुनी हुई लोगों के खिलाफ, उनको जहां मौका मिलता है। आप बताइए, वरना छुट्टी के दिन ऑफिस खोल करके उसके खिलाफ आदेश करने की क्या जरूरत थी, जब कोर्ट ने कह रखा है कि आप इस पे अपील पे जा सकते हो।
भाई कोर्ट ने इजाजत दे रखी, अभी वो अपील पे जाएगा, कोई भी आदमी जाएगा, मैं होऊंगा, आप होंगे, कोई भी होगा जाएगा। तो अगर हम और आप जाएंगे उसमें अपील में, या वो भी अगर जाएंगे, अगर वो ऐसा निर्णय लेते हैं तो, और कोर्ट उसको अलाउ कर दे, तब क्या होगा? तो इनको सारी वापस प्रक्रिया पलटनी पड़ेगी क्योंकि कोर्ट का आदेश हो जाएगा। हमने देखा देश में हुआ है ऐसे पहले भी, कुछ और लोगों के हमने देखे थे कि जिनके खिलाफ आदेश हो गया था, जिनके घर खाली करा दिए गए थे, उसके बाद कोर्ट ने वापस किया तो उनको रीइंस्टेट करना पड़ा, दोबारा शपथ करानी पड़ी। आप कोर्ट का इंतजार कर लेते, क्या फर्क पड़ रहा था? अगर हो सकता है कोर्ट का दूसरे जहां अपील करते उसका निर्णय भी 10-20 दिन में आ ही जाता, तब आप निर्णय ले लेते। तो ये जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, ये सरकार के माइंडसेट को भी दिखाता है, सरकार की नीयत को भी दिखाता है, उनकी नीतियों को भी दिखाता है, और किस तरह अलायंस पार्टनर्स के खिलाफ ही सरकार साजिश करती है वो भी दिखाता है। संजय निषाद उनको सलाह दे रहे हैं कि आप कोर्ट मत जाइए, पर जो बीजेपी है उस पर विश्वास रखिए, बीजेपी बड़ी भाई है, कहीं ना कहीं आपको तवज्जो देगी। तो क्या आपसी लड़ाई एकदम चरम पर आ गई है? अब ये तो भाई उनके अंदर पार्टी का निर्णय है, वो उनके अध्यक्ष हैं, वो उनके विधायक हैं, ये उनके बीच की बात है, उन्हें जो करना है वो करें। लेकिन बाहर की नज़र से हमें जो दृष्टि से लगता है वो बात मैंने कही कि ये कार्रवाई सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उनको दबाना है, उनके खिलाफ मैसेज देना है। और ये तो संजय निषाद साहब को सोचना चाहिए आज की तारीख में कि असल में उनके विधायक के खिलाफ इतनी तेजी में कार्रवाई हुई तो इसका मतलब उनके लिए क्या है, उनकी क्या जगह बची है उस कोalition में, उस पार्टी में, उस पार्टी के नेताओं की नजरों में। इसका स्वयं को उनको अवलोकन करना चाहिए और जवाब सोचना चाहिए। चलते चलते एक सवाल और मेरा, केंद्र सरकार ने अभी तीसरे टर्म का 1 वर्ष पूरा किया है, इस पूरे तीसरे टर्म के 1 वर्ष में कितने नंबर अगर देने होंगे तो आप देंगे, क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं? देखिए, तीसरे टर्म का पहला वर्ष महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो संख्या की बात हो गई। महत्वपूर्ण यह है कि 11 साल की सरकार हो गई और 12वां साल शुरू हो चुका है। जो सरकार 12 साल से चल रही है इस देश में, वहां 12 साल, 8 साल यहां उत्तर प्रदेश में, 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज उत्तर प्रदेश जहां खड़ा है उसमें। तो आप अगर देखेंगे तो इस टर्म में अगर मैं क्राइटेरिया कौन सा चुनूं, अगर आप क्राइटेरिया जोड़ते हैं कितने रोजगार जनरेट इन्होंने सृजित किए तो शायद 0 नंबर दूंगा। अगर आप सोचते हैं कितना गरीब आदमी को फायदा मिला तो 0 नंबर मिलता है। अगर आप सोचते हैं कितना देश का सम्मान बढ़ गया तो शायद 0 नंबर मिलते हैं। अगर आप सोचते हैं कि पिछले 11 साल में शायद ही कोई महीना बचा हो जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के बाहर टहलने न गए हों, घूमने न गए हों, और आज की तारीख में एक भी आदमी हमारे साथ खड़ा हुआ क्या? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ देश में, जब देश के ऊपर आफत आई, जो लोग रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म करा रहे थे, जो इजराइल और गाजा की लड़ाई खत्म करा रहे थे, उनके बीच संधि वो कराना चाह रहे थे, शांति वार्ता कराना चाह रहे थे, उनके अपने घर पे जब हमला हुआ, जब दिल्ली के पास मिसाइलें गिरी, तब एक भी आदमी खड़ा नहीं हुआ हमारे आपके साथ। तो आप अगर देशों की संख्या के हिसाब से नंबर देंगे तो 0 नंबर देंगे। आप अगर देश में शिक्षा के विकास की बात करेंगे, सुरक्षा के विकास की बात करेंगे तो नंबर कहां बनते हैं? हर वर्ग पे, हर फ्रंट पे सिर्फ प्रचार की बात अगर आप कर लेंगे कि आज तक किसी सरकार ने झूठा प्रचार जितना न किया हो, फेक न्यूज न फैलाई हो, गलत बातें न फैलाई हो, जो भाषा की मर्यादा सामाजिक परिवेश में थी उसको गिराने का काम न किया हो, वही एक काम है जो सरकार ने किया। बाकी तो हर चीज में फेल सरकार है। एक अंतिम सवाल मेरा कि जो वायुसेना के प्रमुख हैं उनके बयान को आपने सुना होगा, और ये बयान कितना घातक साबित हो सकता है भारत के अगर आंतरिक बात करें तो? देखिए, जब आप पॉलिसी की बात करते हो, जब आप देश की रक्षा और सुरक्षा की बात करते हैं तो हम सब एक हैं। उसमें कहीं कोई पार्टी नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई पहनावा नहीं, कोई खाना नहीं, कोई वो नहीं। हम सब सबसे पहले देश के हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं, इंडियंस हैं, उसके बाद कुछ और हो सकता है। तो और जब सेना की तरफ से कोई बात कही जाए तो उससे राजनीति निकाल करके हमें सिर्फ सेना की कही हुई बात की एनालिसिस करनी चाहिए। हमारे सीडीएस ने जो कहा, जो डिफेंस चीफ के स्टाफ ने कहा, जो एयरफोर्स के चीफ ने कहा, उन्होंने ये सवाल पे सवाल उठाया है कि अगर हमें देश की सुरक्षा के लिए जो इक्विपमेंट ज़रूरत है, जो मैन पावर की ज़रूरत है, जो लोगों की ज़रूरत है, जो स्किल सेट्स की ज़रूरत है, जो सप्लाईज की ज़रूरत है, जो लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है, जो एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, उन एयरक्राफ्ट के लिए ट्रेन पायलट्स की ज़रूरत है, उसके हिसाब से फ्यूल्स की ज़रूरत है, उसके हिसाब से रेडार की ज़रूरत होगी, उसके हिसाब से पार्किंग बेसिस की ज़रूरत होगी, उसके हिसाब से पूरे इकोसिस्टम को मैनेज करने के सीनियर ऑफिसर्स की ज़रूरत होगी, उनके सीनियर्स की ज़रूरत हो, एक प्रमोशन की हायरार्की बनेगी। वो पूरा एक स्ट्रक्चर है, पूरा एक इकोसिस्टम है। उसमें जो भी बात कही गई है उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, उसका तुरंत
हम लोगों को व्यवस्था करनी चाहिए। और आज तक आपने नहीं किया, आपने गलती की, आपसे नहीं हुआ, आप बजट नहीं दे पाए, पूर्ति नहीं कर पाए, डिफेंस मिनिस्ट्री फेल हुई, होम मिनिस्ट्री फेल हुई, माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ से हुआ, मैं नहीं जानता कहाँ से हुआ, ये तो सरकार बताए। लेकिन जो भी फेल हुआ इसमें, उसको किनारे करना चाहिए और हमको और आपको आज तय करना चाहिए कि सब कुछ छोड़ करके सबसे पहले देश की सुरक्षा का जो काम है उसको पूरा करेंगे, उसको बजट देंगे, उसकी चीजें जो भी डिफेंस कह रहा है, और वो बहुत सारी चीजें जो टीवी पे नहीं कह सकते होंगे, मंच पे नहीं कह सकते, हमको आपको नहीं बता सकते होंगे, वो सरकार को बता रहे होंगे। हमको और आपको तो सिर्फ इतना ही पता है, सरकार को तो सब कुछ पता होगा। और फिर भी अगर सरकार नहीं कह रही है, यहां तक कि उनके चीफ को आकर के टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना पड़ रहा है या मीडिया के सामने कहना पड़ रहा है या कार्यक्रम में कहना पड़ रहा है, तो एक बहुत ही अपने आप में गंभीर बात है और इसमें कोई राजनीति ना होकर के हमको पूरी तरीके से देश के साथ खड़ा होना चाहिए। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने देखा होगा कि एक लाइव डिबेट शो पे बीजेपी के एक प्रवक्ता द्वारा कांग्रेस के प्रवक्ता की मरी मां को जिस तरीके से अपशब्द कहे गए, ये स्वस्थ राजनीति में ये बयानबाजी किस तरीके से देखते हैं? न स्वस्थ राजनीति में, न स्वस्थ समाज में, न स्वस्थ रिश्तों में, न स्वस्थ परिवेश में, न स्वस्थ पारिवारिक दृष्टि से जो भाषा का इस्तेमाल हुआ, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को स्वयं उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के सामने आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हमने इमीडिएट इफेक्ट के साथ उस प्रवक्ता को हमेशा के लिए हटा दिया है, पार्टी से निकाल दिया है, बर्खास्त कर दिया है, तो शायद हम लोग मानते कि हाँ, पार्टी ने जो उचित निर्णय था वो लिया। लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मैं मीडिया के साथियों को और चैनल्स को इस बात पे कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये काम अच्छा किया कि ये निर्णय लिया है। जितना मैंने सुना है, मैंने बयान नहीं देखे सबके, लेकिन जितना मैंने सुना है वो ये सुना है कि उन्होंने निर्णय लिया है कि अब किसी भी डिबेट पर उस प्रवक्ता को जिसने ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया एक साथी के लिए कि डिसीज्ड मदर के लिए, तो उसको दोबारा नहीं बुलाएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद ये अपने आप में उचित निर्णय है। कोई भी हो, मैं हो, आप हो, कोई चैनल हो, कोई प्लेटफॉर्म हो, कोई डिबेट हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई मंच हो, हम समाज की ये जिम्मेदारी है कि उस मंच पे उनको दोबारा ना बुलाया जाए। और अगर वो किसी मंच पे हैं तो उस पे हम और आप ना जाएं। और जनता भी अगर किसी ऐसे मंच पे है जहां वो हैं और उनको बोलने को बुलाया जाए, तो जनता को उनका बहिष्कार करना चाहिए और उठ करके वहां से चले जाना चाहिए। माफी के साथ एक सवाल और बनता है, क्योंकि मध्य प्रदेश से देखें, आपकी पार्टी और आपके नेताओं पर चारित्रिक हमले अक्सर होते रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से देखें और मैनपुरी तक चले आए, वो जो चारित्रिक चीज़ें वीडियोस निकल के आ रहे हैं, उन्हें किस तरीके से देखें? क्योंकि कार्रवाई से भी मध्य प्रदेश में भी बचा गया और यहाँ तक भी। देखिए, चाल, चरित्र, चेहरा और भाषा, जो भी आदमी किसी परिवेश में, मैं और आप परिवार में बैठते हैं तो हमको उसका ध्यान रखना चाहिए। हम समाज में जितने ऊपर समाज आपको जिम्मेदारी देता है, द मोर अ सोसाइटी गिव्स यू, द मोर विल बी एक्सपेक्टेड ऑफ यू। हमको अगर समाज सम्मान देता है, किसी से बढ़ करके 2 कदम ज्यादा हट करके एक अलग जगह देता है, तो हमारी मर्यादाएं, हमारा व्यवहार, हमारी भाषा, हमारा सत्कार, हमारा तरीका, जो राजनीति का आचार है, जो विचार है, जो व्यवहार है, जो उसका व्याकरण है, उसका सम्मान सबको रखना चाहिए। उन मर्यादाओं पे हमेशा खरा उतरना चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इन चीज़ों का हनन किया है, इनका नुकसान किया है, हमको और आपको उसके ट्रैप में फंस के उसकी बराबरी नहीं करनी चाहिए। अपनी जगह हमें अलग बना के रखनी चाहिए, अपनी भाषा के मर्यादा में हमें रखनी चाहिए। और ये अंतर रहना चाहिए कि ये, जैसे मैं उदाहरण के लिए मैं अपनी बात कहूँ कि मैं हमेशा अंतर रखता हूँ कि कोई चिल्लाए, चीखे, जो कहना चाहता है करे, मैं उसका उस भाषा में जवाब नहीं देता। प्रोफेसर अभिषेक मिश्र का अंतर और बाकियों का अंतर दिखना चाहिए। तो मैं यही बात अपने लिए कह सकता हूं, दूसरे को तो आदमी उपदेश नहीं दे सकता। उसके लिए तो हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं ही जो दे रहे हैं, तो वो पूरे देश को सिखा रहे हैं। आप बताओ, लोग सिंदूर बांटने की बात कर रहे थे, तो किसने सलाह दी मैं नहीं जानता। चलिए, अच्छा है कि मैंने सुना कि उन्होंने वापस ले लिया, वरना घर एक एक घर जाते तो मुझे लगता है महिलाएं दरवाजा भी ना खोलती, उनके मुंह पे दरवाजे बंद होते हैं। तो ये हमको और आपको उन मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। मैं इसको मानता हूं और जीवन भर ना मानता रहूंगा। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आपने सुना पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा जी को, जिनके साफ और पूरी साफ गोई के साथ उन्होंने बड़े और कड़े सवालों का जवाब दिया। और कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।